हेलो बच्चों, मैं मुकेश जोशी आपका दोस्त और होस्ट फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक शानदार खजाना। खजाना वो लेकर आया हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बड़ा ही मजेदार काम आने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे बड़े ही कंफ्यूजन में रहते हैं, बड़े ही हमेशा रहते हैं चिंता में। सर 4-4 बुक्स हमारी 4-4 किताबें हो, इतने सारे टॉपिक्स एसएसटी में, मतलब कि एसएसटी तो एक बड़ा भंडारा है, बिल्कुल एक भंडारा है कह सकते हो, जिसमें इतने सारे टॉपिक हो, तो कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, कहां से प्रश्न बनने वाला है, ये हमेशा आपको चिंता लगी रहती है। तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं ले, चिंता मुक्त हो जाए, क्योंकि मैं ले आया हूं ऐसे टॉपिक जो हमेशा रिपीट होते हैं। मतलब कि जो खजाना रहने वाला है वो खजाना है ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो हमेशा हर साल परीक्षा प्रश्न पत्र में आप देख सकते हो, जो हमेशा छपे रहते हैं इसमें से जुड़े प्रश्न। जैसा कि मैं बात कहूंगा, आपके कक्षा 10वीं एसएसटी का जो भी आपके हैं, जो भी सिलेबस है, उसमें 4 बुक्स आपकी टोटल, उन चारों बुक्स में जो चैप्टर है टोटल आपके 22 चैप्टर हैं, और इन चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमेशा जो आने की बिल्कुल 110% हमेशा चांस रहता है, उन्हीं टॉपिक को मैं आपके सामने आज बताने वाला हूं। जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले इतिहास की, सबसे पहले अगर इतिहास की बात करूं भाई साहब, तो इतिहास के अंदर आपके टोटल 5 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। इसके अंदर जो रहने वाला है, जो एक व्यक्ति को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो फ्रेडरिक सोरियो को लेकर पूछा जा सकता है, अर्नेस्ट रेनन को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। नेपोलियन की संहिता भाई साहब, ये तो इतना महत्वपूर्ण है, पूछो मत आप। नेपोलियन संहिता और जर्मेनिया और मारियान, इससे जुड़े प्रश्न हमेशा आते हैं। उसके बाद में कुलीन वर्ग, नया मध्य वर्ग, उदारवादी राष्ट्रवाद, नया रूढ़िवाद, रूमानी कल्पना क्या है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। जोल्वेराइन शुल्क संघ, ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है भाई, जोल्वेराइन शुल्क संघ क्या है, इससे आगे बात करता हूं। जो बड़ा प्रश्न हमेशा बनने के चांस रहता है कई बार, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, साथ में एक और है ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण, यहां से हमेशा छुपा रुस्तम है भाई साहब। जो जर्मनी का इटली का एकीकरण तो हमें पता चलता है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण, यहां से प्रश्न आ सकता है। मतलब कि इतिहास का पहला चैप्टर इतना लंबा लगता है, लेकिन उसमें केवल इतने से टॉपिक आपके अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो कि हमेशा परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं दूसरा चैप्टर आपके इतिहास का, भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें जितने भी आंदोलन हुआ, क्योंकि इसी पूरे चैप्टर के अंदर उन्हीं आंदोलन की चर्चा की गई है जो भारत में महात्मा गांधी के आगमन के बाद में हुआ था। क्योंकि भारत में 1915 के अंदर महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से लौटते हैं और उसके बाद सबसे पहला चंपारण आंदोलन करते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं। यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है और सबसे अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो इसके बीच में खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे प्रश्न बनते हैं। इनके साथ एक और यात्रा, दांडी यात्रा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। फिर बात करता हूं रोलेट एक्ट, सत्याग्रह का अर्थ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चोरा कांड, साइमन कमीशन, राष्ट्रवाद की भावना में लोक कथा साहित्य छवि का योगदान, यहां से बड़े प्रश्न बनते हैं। और इस बार आरबीएसई बोर्ड का जो आपकी ब्लूप्रिंट है, इसमें से यहां से बड़ा प्रश्न आना है। तो ये सारे जो आंदोलन हैं और साथ में आपके ये जो राष्ट्रवाद की भावना में लोक कथा साहित्य कहानियों का जो इसमें कैसे योगदान है, वहां से प्रश्न बनने की पूरे चांस रहते हैं। फिर बात करता हूं आगे तीसरा चैप्टर जो आपका है भूमंडलीकृत विश्व का बढ़ना। इस चैप्टर के अंदर ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है समझने वाला, क्योंकि एक वैश्वीकरण को आप पढ़ लेना अच्छे से, एक भोजन की यात्रा, तकनीकी की भूमिका, रिंडरपेस्ट बीमारी, ये तो अति महत्वपूर्ण है, प्लेग है ना, मवेशी प्लेग के बारे में पूछा जाएगा, गिरमिटिया मजदूर, उपनिवेशवाद, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम और 1929 की महामंदी, ये याद रखना। फिर बेटन वुड्स संस्था, ये बड़ी महत्वपूर्ण बेटन वुड्स संस्था है ना, इसकी जुड़वा संतान किसे कहा जाता है, यहां से प्रश्न बनता है। 1929 की महामंदी का क्या प्रभाव रहता है पूरे विश्व में, इसका भी यहां से प्रश्न बनना तय है। फिर बात करता हूं चौथा चैप्टर आपके अध्याय 4 है ना, मतलब कि अध्याय चौथा आपके चैप्टर नंबर 4 जो है औद्योगिकरण का युग, इसमें आदि औद्योगिकरण क्या है, इससे प्रश्न बनेगा। औद्योगिक क्रांति, इससे प्रश्न बनेगा। औद्योगिक क्रांति का भारतीय बाजार पर प्रभाव, मतलब कि भारतीय बुनकर पर इसका क्या प्रभाव रहता है, भारतीय कपड़ा व्यापार पर इसका क्या प्रभाव रहता है, ऐसे प्रश्न बनने की पूरे चांसेस है। फिर बात करते हैं जोब्बर कौन थे, ये तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न आया हुआ था। और विज्ञापन की भूमिका, अलग अलग प्रकार के विज्ञापन की क्या भूमिका थी, उससे भी प्रश्न
प्रश्न बनता है। फिर बात करता हूं नेक्स्ट आगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये जो 5वां चैप्टर बेटा, इसमें केवल किताबों की बातें की गई हैं। छापे खाने का आविष्कार शुरुआत कहां से होती है, कहां से कहां पहुंचता है, किस देश में सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी गई थी, जिसे डायमंड सूत्र कहां की है, और सबसे पहले जो ये मुद्रण है क्रांति, इसकी शुरुआत कहां से होती है, कहां पे कहां पहुंच जाती है। कुल मिला के किताबों से जुड़ी हुए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये बुक किसकी है, किसकी नहीं है। आरबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आपके 2 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना पूरा तय है। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न भी बनता है, रिक्त स्थान भी बनता है। मतलब कि इस चैप्टर से आपके छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आप सारे याद रखना। फिर मुद्रण का प्रचार कैसे हुआ, पांडुलिपियां क्या होती हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे मार्टिन लूथर है ना, इसका यहां से प्रश्न बन सकता है। मतलब कि इतिहास की बात तो केवल इतनी सी है, इतनी लंबी किताब, इतना लंबा सिलेबस, और केवल इतने से टॉपिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करता हूं भूगोल, जियोग्राफी की जो हमारी किताब है समकालीन भारत, इसमें आपके सबसे पहला चैप्टर संसाधन और विकास है। यहां से प्रश्न बनेगा संसाधन का अर्थ और वर्गीकरण है ना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। फिर सतत पोषण विकास क्या है, यहां से प्रश्न बनेगा। और पृथ्वी सम्मेलन जिसमें एजेंडा 21 के बारे में भी बताया गया है, तो पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 यहां से प्रश्न बन सकता है। फिर संसाधन नियोजन और भारत में संसाधन नियोजन के जो सोपान है उससे प्रश्न बन सकता है कि भारत में संसाधन नियोजन के क्या सोपान है, उससे बनेगा। फिर भूमि निम्नीकरण के कारण बताओ और इसके उपाय, मतलब भूमि निम्नीकरण को किस प्रकार से रोका जा सकता है। नेक्स्ट आपकी मृदा संसाधन के बारे में प्रश्न पूछेगा, और मृदा अपरदन क्या है, इसका संरक्षण कैसे हो सकता है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो प्रश्न पत्र बनाता है ना, अगर मुझे भी कह दोगे तो मेरा सीधा ध्यान इन पर जाता है। नेक्स्ट आपके दूसरा चैप्टर वन है वन्य जीव संसाधन, जिसमें वनों का वर्गीकरण है, जैव विविधता है, बाघ परियोजना, वन संरक्षण कार्यक्रम, ये प्रश्न बनेगा। मतलब कि जो आपके सेकंड चैप्टर, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न बनने वाले हैं, और छोटे प्रश्न भी यहीं पर ही बनेंगे। ये बाघ परियोजना कौन सी कहां पर लगाएगी, जैसे आपकी सरिस्का कहां पर है, राजस्थान में है, पेरियार कहां पर, केरल में है, मानस कहां पर है, असम के अंदर है, कार्बोनेट उद्यान का उत्तरांचल में है। मतलब कि ऐसा प्रश्न पूछेगा है ना, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि ये जो राष्ट्रीय ये बाघ परियोजना है, ये जो उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे है ना पेरियार रिजर्व, ये कहां पर है, ये आपके केरल के अंदर है। तीसरा जल संसाधन, यहां से बड़ा प्रश्न थोड़ा सा बनता है, दीर्घ उत्तरी आपके, जल दुर्लभता का अर्थ बताओ। मतलब जल की कमी का अर्थ, जल दुर्लभता मतलब जल की कमी, इसके क्या कारण है और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इससे क्या लाभ है और क्या हानियां है। और वर्षा जल संग्रह के तरीके, जिसमें छत वर्षा जल संग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। छत वर्षा जल संग्रह कैसे किया जाता है, इससे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है। नेक्स्ट अगर मैं चौथा अध्याय आपके कृषि है, मतलब चैप्टर नंबर 4 आपके कृषि है, जिसमें कृषि के प्रकार पूछा जा सकता है। मतलब कि गहन कृषि क्या होती है ना, और आजीविका जो होती है, निर्वाह कृषि वो क्या होता है, कृतन दहन कृषि क्या होता है, ऐसे प्रश्न इसमें बनेगा बेटा। रोपण कृषि किसे कहते हैं, ऐसे छोटे प्रश्न बनेंगे। शस्य प्रारूप जिसमें 3 ऋतुओं का है, खरीफ, रबी और जायद, यहां से प्रश्न बनेगा। प्रमुख फसलों की विशेषताएं, जैसे कि गेहूं फसल उगाने के लिए कुछ जो किस प्रकार की जलवायु चाहिए, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। चावल की कृषि हेतु कैसी जलवायु होनी चाहिए, उसकी विशेषताएं बताओ, ऐसा प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खाद्य और अखाद्य फसलें, जैसे कि खाद्य फसलें जिसमें अपने दालें अनाज वगैरह आता है, अखाद्य जिसमें जूट वगैरह आता है, उसमें अखाद्य फसलें हो जाती हैं। तो ऐसे फसलों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। भूदान और ग्रामदान आंदोलन क्या है, भूदान ग्रामण आंदोलन क्या है, इससे प्रश्न बनता है। और कार्बनिक कृषि के बारे में आपके अच्छा प्रश्न बनता है। नेक्स्ट आपकी खनिज ऊर्जा संसाधन की बात मैं करता हूं, ये कुछ खनिज ऊर्जा संसाधन नहीं होगा बेटा, यहाँ खनिज ऊर्जा संसाधन नहीं करके ये आपके है विनिर्माण उद्योग है ना, ये आपके विनिर्माण उद्योग से बनेगा। ये क्या बनेगा यहां से, ये आपके विनिर्माण उद्योग से प्रश्न यहां से बनेगा, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, ठीक है ना, यहां से प्रश्न बनेगा विनिर्माण उद्योग से। ये तो है विनिर्माण, चलो रेड पेन से लिख दिया तो आपके, ताकि आपको याद रहे। ये चैप्टर नंबर आपके कौन सा चैप्टर नंबर मैंने लगूंगा बेटा, ठीक है ना, चैप्टर नंबर नहीं लगूंगा। इससे जो बनेगा बेटा, इससे तो केवल मानचित्र बनेगा।
इससे आपके क्या बनेगा, केवल मानचित्र, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड में जो मॉडल पेपर है बेटा इसमें पूरा पूरा मानचित्र है। तो मुझे लगता है ये जो चैप्टर आपके रहने वाला है इसमें से आपको केवल मानचित्र पढ़कर जाना है, इसमें से आपको दूसरे कोई भी ज्यादा चैप्टर आपको याद नहीं करने की जरूरत है। मतलब कि इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं भी पढ़ो तो भी चलेगा बेटा, क्योंकि ऐसे मानचित्र बनना है। अब देखो ब्लूप्रिंट से हटकर कोई क्वेश्चन बना पेपर बना दे वो अलग बात है बेटा, क्योंकि कई बार इनका भी थोड़ा सा दिमाग मुझे लग रहा है इधर से इधर हो जाता है और बच्चों को परेशानी में डाल देते हैं। जैसे पिछली बार आरबीएसई बोर्ड का जो पेपर आया था एसएसटी का, उसमें ब्लूप्रिंट से हटकर उन्होंने क्वेश्चन दे दिए थे। तो भाई वो क्या करेगा अब पहले तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो है आपके ये आपके चैप्टर नंबर आपके 6 है विनिर्माण, उसमें से प्रश्न बनेगा, है ना, विनिर्माण उद्योग। ओके, विनिर्माण उद्योग जो है यहां से ये प्रश्न आपके बनने वाले हैं और इससे केवल मानचित्र बनेगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जीवन रेखा है बेटा 7वां चैप्टर, अंतिम चैप्टर है। इसमें परिवहन के प्रकार आपसे पूछेगा, जैसे सड़क परिवहन, जल परिवहन, पाइप परिवहन, वायु परिवहन, इससे प्रश्न बनेगा। फिर स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, इससे प्रश्न बन सकता है। मार्गों के प्रकार, राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग, इससे प्रश्न आपके बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार से और पर्यटन, पर्यटन की भूमिका किसमें, आर्थिक विकास में पर्यटन की क्या भूमिका है, इससे आपके प्रश्न अच्छे सा बनता है। क्लियर है? तो कुल मिला के आपके पूरे 7 चैप्टर हो गए। ये 7वां नंबर का आपके था, ठीक है, ये 6ठे नंबर का था, ये 5वें नंबर का, ये 4थे नंबर का है। टोटल आपकी हो गए सारे 7 चैप्टर। नेक्स्ट में राजनीति विज्ञान की बात करूंगा, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, है ना, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले सत्ता की साझेदारी है। ये आप श्रीलंका का जो भौगोलिक या जनसंख्या की स्वरूप क्या है ये तो आप अच्छे से जानते हो, बेल्जियम का स्वरूप कैसा है, वहां पे जनसंख्या कैसी है वो आपको सब जानते हो, लेकिन जो 1956 का कानून है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता याद रखना। फिर श्रीलंका में भाषाई संघर्ष क्या है, यहां से प्रश्न बन सकता है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, यहां से प्रश्न बन सकते बेटा, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता बताइए और सत्ता की साझेदारी के रूप बताइए। ये बड़े प्रश्न यहां से बन सकते हैं, मतलब दीर्घ उत्तरीय जैसा प्रश्न यहां से बन सकता है। फिर संघवाद, जिसमें से आपके बिल्कुल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन रहा है संघवाद में से, तो है ना, तो उसमें संघवाद क्या है यहां से प्रश्न बनेगा। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। संघ के गठन के तरीके, साथ आकर संघ बनाना, है ना, और अपने साथ रहने वालों के साथ शक्तियों का बंटवारा करके साथ रहना, मतलब एक तो साथ आकर एक साथ रहकर 2 प्रकार के संघ का गठन होता है। एक तो साथ आकर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इस बात में आती है ना, स्विट्जरलैंड वगैरह है। एक साथ रहकर जिसमें भारत, श्रीलंका वगैरह रहते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषता बताओ, ये प्रश्न बन सकता है। केंद्र और राज्य में विधायी अधिकारों का बंटवारा, है ना, जैसे क्या बात है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, यहां से प्रश्न बनेगा। एक एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में अंतर क्या होता है, इससे प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, वीक केंद्रीकरण का क्या अर्थ है, स्थानीय शासन व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 की जरूर बात करना। अब मेरी बात सुनो, यहां पर संघवाद, जिसमें से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बेटा अथवा में आएंगे आपकी इस बार आरबीएसई बोर्ड में, तो मतलब कि 2 में से आपको 1 प्रश्न करना होगा। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन हैं, टोटल कितने हैं, 4 प्रश्न हैं। ओके, और 4 जो है उसमें 8 क्वेश्चन देगा, मतलब जो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें अथवा में आएगा प्रश्न, 1 आपको अटेंड करना होगा। तो ये सारे जो टॉपिक है बेटा, ये सारे टॉपिक आप उसमें देख पाओगे, ये सारे टॉपिक आप देख लेना, इसमें से ही बनेगा 110% क्वेश्चन इसमें से ही बनेगा, दीर्घ उत्तरीय ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात करता हूं तीसरा चैप्टर, जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसमें श्रम का लैंगिक विभाजन, यहां से प्रश्न आएगा। नारीवादी आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, धर्मनिरपेक्षता भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका, यहां से प्रश्न बनता है बेटा, जाति में राजनीति की भूमिका और राजनीति में जाति की भूमिका, यहां से प्रश्न बनेगा आपके। और सांप्रदायिकता के रूप क्या हो सकते हैं, उसमें आपको प्रश्न बनेगा कि सांप्रदायिकता किस प्रकार का रूप ले सकते हैं, अलग अलग आपको 3 से 4 रूप बताए गए हैं, उनसे प्रश्न जरूर बनेगा। नेक्स्ट राजनीतिक दल, जहां से आरबीएसई बोर्ड में तो भाई आपके यहां से बिल्कुल निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न क्या आ सकता है, राजनीतिक दल का अर्थ और प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। दूसरा, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, यह बड़ा प्रश्न बन सकता है। इसकी मान्यता की शर्तें पूछी जा सकती है कि किस प्रकार से किसी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल सकती है और एक क्षेत्रीय दल की मान्यता मिल सकती है। प्रमुख राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बारे में पूछा जा सकता है कि भारत में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय दल है, उनकी विशेषताएं बताइए, और क्षेत्रीय दल के बारे में बताइए, यहां से प्रश्न बन सकता है। दलों के कार्य क्या होते हैं, ये जो राजनीतिक दल है वो क्या क्या कार्य करते हैं, विपक्ष की भूमिका भी पूछी जा सकती है इसके अंदर। फिर दलों के समक्ष चुनौतियां,
इससे कोई भी दल जो होता है, राजनीतिक दल, उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं और इसे सुधार हेतु सुझाव दीजिए। जो ये दल है इसमें अपन किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, इसमें कुछ आपको सुझाव मांग सकता है। क्लियर। फिर लास्ट चैप्टर, 5वां चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, लोकतंत्र के परिणाम। क्या है? लोकतंत्र के परिणाम। इसमें आपके लोकतंत्र को बेहतर होने के कारण बताओ, लोकतंत्र का अर्थ बताओ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शर्तें। अब ये जो चैप्टर बेटा, यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है, तो यहां आपको चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे मैं देख पा रहा हूं इस चैप्टर्स का आपके आरबीसी बोर्ड में रिक्त स्थान भी आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहा है। तो जो रिक्त स्थान प्रश्न आता है, जो वन लाइन में प्रश्न आता है बेटा, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा कि चैप्टर में कहां से ऐसे रिक्त स्थान बना दे जो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें मुझे क्या फिलअप करना है, क्या इसमें भरना है मेरे को, है ना। तो मैं कहता हूं ये लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है। आप इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, चैप्टर के अंदर एक पेन लेकर बैठना साथ में और पूरा अंडरलाइन करना बेटा। जहां आपको लगता है हाँ यहां से रिक्त स्थान बन सकता है, वो अंडरलाइन करते रहना साथ साथ में। ओके, क्योंकि मैं जानता हूं इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ध्यानपूर्वक। छोटा सा चैप्टर, बिल्कुल 2-3 पेपर का है, लेकिन इसमें जो रिक्त स्थान बनेगा उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन में डाल देगा और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान का। लास्ट एंड फाइनल आपके जो है 4th नंबर जो आपकी बुक का है, मतलब कि चौथी जो आपकी किताब है वो है अर्थशास्त्र, है ना। जो इसमें सबसे पहला अध्याय, अध्याय नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है ना, वो आपके विकास है, जिसमें मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पूछेगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिससे मैं कह सकता हूं BMI, है ना, बॉडी मास इंडेक्स। फिर विकास में शिक्षा की भूमिका, धारणीयता का विषय, विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों। ये प्रश्न आपके इससे बन सकते हैं, मतलब इन टॉपिक से जुड़ा प्रश्न आप जरूर देखोगे परीक्षा के अंदर। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, चैप्टर नंबर 2, इसमें क्या पूछेगा, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बताइए, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इन क्षेत्रों में अंतर पूछा जा सकता है, तुलना पूछी जा सकती है, विशेषताएं पूछी जा सकती है। क्लियर। फिर जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यहां से प्रश्न बन सकता है। बेरोजगारी, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आपके अल्प बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी का पूछा जा सकता है। जीडीपी के बाद में बेरोजगारी की बात करता हूं बेटा, इसमें आपके अल्प बेरोजगारी के बारे में पूछा जा सकता है, जिसे छिपी बेरोजगारी भी अपन कह सकते हैं। छिपी बेरोजगारी के बारे में पूछा जा सकता है। अल्प बेरोजगारी क्या है, छिपी बेरोजगारी क्या है। एक आपकी मौसमी बेरोजगारी के बारे में इसमें पूछा जा सकता है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, और खुली बेरोजगारी क्या है, खुली बेरोजगारी क्या है, ऐसा भी प्रश्न इसमें बनता है, खुली बेरोजगारी क्या है। फिर संगठित और असंगठित क्षेत्र में आपको तुलना पूछी जा सकती है, संगठित क्षेत्र की विशेषताएं, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, असंगठित क्षेत्र के बारे में भी अलग से पूछा जा सकता है। यह दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी पूछा जा सकता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में भी आपको तुलनात्मक या अंतर या पर्सनल एक विशेषता आपसे पूछी जा सकती है, जैसे निजी क्षेत्र की विशेषता बताइए या निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ऐसा आ सकता है। मनरेगा, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इससे भी बहुत अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न यहां से बनता है। नेक्स्ट आपके चैप्टर नंबर 3, है ना, 3rd चैप्टर जो आपका रहना है मुद्रा और साख, यहां से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, निबंधात्मक प्रश्न बनता है आरबीएससी बोर्ड में। तो यहां पे भी बच्चे बड़े कंफ्यूज में से कैसा प्रश्न आएगा। एक तो मुद्रा के बारे में आएगा बेटा, मुद्रा के कार्य बताओ, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, मुद्रा के कार्य बताइए, यहां से अच्छा प्रश्न बनेगा। वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय क्या है, यहां से प्रश्न बन सकता है। आवश्यकता का दोहरा सहयोग, कि मुद्रा एक आवश्यकता के दोहरे सहयोग को खत्म करती है ना, तो ये किस प्रकार से करती है, इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक बेटा आरबीआई, इसका तो प्रश्न पत्र में हमेशा क्वेश्चन छपता ही है, ये ध्यान रख लेना। आरबीआई रिजर्व बैंक के क्या कार्य है, किस प्रकार से रिजर्व बैंक जो अन्य बैंकों की निगरानी करता है, नजर रखता है और क्यों रखना जरूरी है, यहां से प्रश्न बन सकता है। विकास में ऋण की भूमिका, जो पैसे उधार लेते हैं बैंक से विकास के लिए, तो विकास में इसकी ऋण की क्या भूमिका है, यहां से प्रश्न बन सकता है। औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है कि ऋण के औपचारिक स्रोत बताइए, जैसे कि बैंक होता है ना, और आपके साहूकार सहकारी समितियां होती है, बैंक होती है, सब औपचारिक साधन में आता है। अनौपचारिक में साहूकार है, मालिक है, रिश्तेदार है, मित्र है, जिसका पैसे उधार ले तो वो अनौपचारिक क्षेत्र में आता है, यहां से प्रश्न बनता है। फिर स्वयं सहायता समूह, ऋण में लेने के लिए जो इसकी जरूरी शर्तें पूरी करनी पड़ती है, कई बार हम नहीं कर पाते हैं, तो कई सारे ग्रामीण समुदाय के जो लोग होते हैं, ग्रामीण लोग, जो ग्रामीण समुदाय के लोग जो गरीब वर्ग से आते हैं, वो सब मिलकर क्या अपनी बचत करते बेटा, और बचत करके क्या करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, और जरूरत पर उसका सदस्य जो पैसे उधार ले सकता है। तो स्वयं सहायता समूह की भूमिका आपसे पूछी जा सकती है। चैप्टर नंबर 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें आपके वैश्वीकरण के अर्थ पूछा जा सकता है,
बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है इसके कार्य पूछ सकते हैं, विदेश निवेश के बारे में पूछा जा सकता है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक जैसे प्रौद्योगिकी वगैरह हैं या संचार साधन है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, WTO क्या है इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे मैं बात करता हूं लास्ट चैप्टर उपभोक्ता का अधिकार, जहां से बड़ा प्रश्न तो बनना है नहीं आरबीएसई बोर्ड में, इससे छोटे प्रश्न बनेंगे, वन लाइन ऑब्जेक्टिव जो है रिक्त स्थान ऐसा प्रश्न बनता है। तो उपभोक्ता के शोषण के प्रकार ये याद करके जाना, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। उपभोक्ता के अधिकार इससे प्रश्न बन सकता है। कोपरा में संशोधन कब हुआ था, 2019 में, है ना, यहां से प्रश्न बन सकता है कि संशोधन की प्रमुख बातें बताइए। तो मतलब कि आपके केवल इतने से टॉपिक अगर मैं बात करता हूं, 4 बुक लेकर बैठता हूं तो बहुत लंबा लगता है सर, इतनी बुक अगर एक इतिहास पढ़ोगे ना तो भी एक लंबा समय लग जाता है। लेकिन जब आप ये देखोगे ना कि ये टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा के अंदर, हमें तो ये क्लियर करके जाना है, बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाएगा मान लो एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ लेना, लेकिन इन टॉपिक पर पहले पूरा ध्यान करना, इन टॉपिक को बहुत अच्छे से जरूर क्लियर करना बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपके जो ये टॉपिक है परीक्षा में हमेशा 110% ये आ जाए बेटा, ये छप जाए, ताकि मेरे लाडले बिल्कुल एकदम से बल्ले बल्ले हो जाए और शानदार पेपर हो जाए और ड्रीम 100 जो आपका है वो पूरा हो जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, नमस्कार।